बज़्म ख़वातीन प्रोग्राम सुनने वाली बहनों को सबीहा का पुरखलूस आदाब। एक बार फिर हाजिर खिदमत है आपका अपना प्रोग्राम लेकर। आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आप अपने काम निपटाते रहिए दोस्तों, और अपनी समातें जो हैं वो हमारे नाम कर दीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में होती हैं आपके काम की कुछ बातें, वो बातें जो कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में, घर की हो चाहे घर के बाहर की जिंदगी हो, आपके काम आती हैं। लेकिन सबसे पहले बहनों ये बताइए कि सर्दी का ये शदीद मौसम कैसा गुजर रहा है। दिल नहीं चाहता ना कई बार काम करने के लिए, लेकिन क्या किया जाए, थोड़ी देर से ही सही घर के कामों में लगना ही पड़ता है। और अगर ये कहिए कि बाहर जाने वाली खवातीन हैं, यानी कोई जॉब करती हैं आप, तो फिर वहां भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही होता है। खैर कोई बात नहीं, मौसम चाहे कोई भी हो, जिंदगी का कारवां तो भाई अपने खुतूत पर आगे बढ़ता रहता है, और वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में ही मजेदारी भी है और कामयाबी भी है। और वक्त की बात पर बहनों मुझे याद आ गया कि देखिए, देखते ही देखते ये साल भी बीत गया। बिल्कुल ऐसा ही लगता है ना कि अभी कल की सी तो बात है जब हम 2013 को रुखसत कर रहे थे। 2014 की आमद थी, बड़ा शोर था, बड़े वलवले थे, जोशो खरोश था नए साल की आमद का। लेकिन एक पलक झपकते ही लगा कि ये साल भी रुखसत हो गया। कुछ अच्छी यादें हैं, कुछ बुरी यादें हैं, कुछ ऐसी यादें छोड़ जा रहा है जो हमारे लबों को मुस्कुराने पर मजबूर करेंगी, कुछ ऐसी यादें भी हमारे दामन में डाल रहा है जो हमारी आंखों को नम कर जाएंगी। और वक्त की इसी तेज रफ्तारी पर बेसाख्ता ये शेर मुझे याद आ गया कि कभी लम्हा लम्हा एक एक साल, और कभी एक लम्हे की तरह साल गुजर जाता है। खैर कोई बात नहीं, वक्त की बागें कुदरत ने अपने हाथ में रखी हैं। इंसान लाख कोशिश करे, इसे रोक नहीं सकता है। तो हम भी वक्त के कारवां के सहारे अपने आप को छोड़ देते हैं। कश्ती कहीं ना कहीं तो जनाब किनारे लग ही जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि हर बार की तरह इस बार भी कुछ अहद जरूर करें, खासकर बहनें जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर देती हैं और अपने आप को भूल जाती हैं, नजरअंदाज कर देती हैं। इस बार फिर से अहद कीजिए कि कुछ लम्हे आप जिंदगी से चुराएंगी जरूर अपने लिए। उन लम्हों में आप वो तमाम काम करेंगी जो आपकी पसंद के हैं, जिनसे आपको खुशी मिलती है, जिनसे आपको सुकून मिलता है। और एक और ख़ास बात ये भी कि अपनी सेहत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगी। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी थकन है, तो फिर आप क्यों इग्नोर कर देती हैं उसको। जब घर का कोई फर्द ये शिकायत करता है कि थोड़ा कहीं दर्द है, या फिर भूख नहीं लग रही है, या अजब सी बेकली का एहसास है, तो आप कितने जतन करती हैं इन तमाम शिकायतों को दूर करने के लिए। लेकिन जब बात आपकी सेहत की आती है तो आप टाल जाती हैं कि चलो शाम को डॉक्टर को दिखा लेंगे, कल दिखा लेंगे, ये दवा खा लेती हूँ, थोड़ा सा तेल मल लेती हूँ, जरा सी सिकाई कर लेती हूँ, फलां और अला और बला न जाने क्या क्या। लेकिन कहने का मतलब यह है, मजाक में बिल्कुल न टालिए। थोड़ी सी भी परेशानी है तो फौरन डॉक्टर से रुजू जरूर कीजिए। और आज के प्रोग्राम में भी सेहत के हवाले से ही बातें होने वाली हैं, और बहुत ही एक संजीदा मसला है। आज के प्रोग्राम का जो मौजू रहेगा, सेहतनामा हमारा एक ऐसा सिलसिला है बहनों, जिसमें आपको पता ही है कि हम आपकी सेहत के हवाले से बात करते हैं। वजह यही है कि हम हमारी बहनों को बिल्कुल चाको चौबंद, चुस्त और दुरुस्त, यानी एकदम सेहत के साथ देखना चाहते हैं। तो आज जो मौजू मैंने कहा कि बहुत ही संजीदा मौजू है, बहुत तेजी के साथ ये बीमारी न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैल रही है, कैंसर। बस यहाँ पर सबसे पहले यही कहूंगी, बात आगे बढ़ाने से पहले, कि अल्लाह ताला हम सबको, पूरी दुनिया को इस मूजी बीमारी से महफूज रखे। और आप सब लोग कह दीजिएगा मेरे साथ साथ आमीन। तो जनाब, औरतों के हवाले से अगर बात किया जाए तो औरतों में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, और मैं सिर्फ अंदाजा कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे कि किस कदर संगीन मसला, एक सवालिया निशान जिंदगी में लग जाता होगा जब कभी
खुदा न खास्ता किसी को ये खबर मिलती होगी। आज इसी मौजू पर यानी औरतों में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर, इस मौजू पर हमने एक डॉक्टर साहिबा को मदऊ किया है अपने स्टूडियोज में। ये डॉक्टर मीनू वालिया हैं। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर की और इलाज क्या हो सकता है, तफसील के साथ ये गुफ्तगू ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके काम की बातें हैं। कहीं ना कहीं अगर खुदा ना खास्ता आपको लगता है कि किसी को इस मालूमात की ज़रूरत है तो आपके जहन में ये बातें महफूज रहनी चाहिए। औरतों में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर, वजह और इलाज, इस मौजू के तहत डॉक्टर मीनू वालिया से सुनिए ये बातचीत। सामीन आदाब। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको इस प्रोग्राम में जहां दूसरे किस्म की तकारीर और मुबाहिसे वगैरह सुनवाते हैं, वहीं कभी कभी हम किसी डॉक्टर को मदऊ करते हैं ताकि वो तर्ज जिंदगी के साथ रोनुमा होने वाली बीमारियों के बारे में और तब्दीलियों के बारे में बता सके। आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर मीनू वालिया। आप डायरेक्टर ओनको डिपार्टमेंट हैं और कैंसर की स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये होता है कि कैंसर किस किस्म की बीमारी है? कैंसर आज के मैं कहूँगी कि आधुनिक युग की बीमारी है। मतलब ये इन्फेक्शंस वगैरह, इन्फेक्शस डिजीजेज या कम्युनिकेबल डिजीजेस में नहीं आती है। ये कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से या जीन्स के लेवल्स पे कुछ चेंजेस होने की वजह से सेल्स वगैरह में डेवलप हो जाती है। और उसमें होता क्या है कि जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स है वो बॉडी के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और अनियमित रूप से, मतलब बॉडी के कंट्रोल के बाहर एकदम बढ़ते रहते हैं। और कोई ट्यूमर या यही ट्यूमर जब मैलिग्नेंट हो जाता है तो वो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। क्या सिर्फ ट्यूमर को ही कैंसर समझा जाता है या इसकी कई और किस्में भी हैं? इसकी कैंसर की बहुत तरह की किस्म का कैंसर होता है। कैंसर बेसिकली एक बहुत ब्रॉड टर्म है। शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं उनमें कैंसर हो सकता है। जैसे किसी भी जगह पर। हाँ, किसी भी जगह पे। जैसे ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट पे अगर उसकी शुरुआत होती है तो वो ब्रेस्ट कैंसर माना जाता है। सिमिलरली लंग्स हैं तो लंग में एक अलग किस्म का लंग कैंसर बन सकता है। ऐसे ही शरीर में ब्रेन में अपनी शुरुआत करके ब्रेन कैंसर हो सकता है। और ब्लड कैंसर मतलब बोन के कैंसर, शरीर में जितने भी किस्म के डिफरेंट ऑर्गन्स है, हर एक एरिया का टिश्यू कैंसर में परिवर्तित हो सकता है और उसी को कैंसर कहा, उस जगह का कैंसर के रूप में माना जाता है। अच्छा, अभी तक जो हमारे आपने जिस्म के हिस्से बताए हैं, जैसे लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तो इसमें नॉर्मली सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट किस उसमें है? विश्व भर में लंग कैंसर सबसे नंबर 1 कैंसर माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलने वाला कैंसर। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी का कारण, मतलब जिस कैंसर में सबसे ज़्यादा मौत, जो कैंसर के कारण मौत होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हाई नंबर पे लंग कैंसर विश्व भर में माना जाता है। इसके अलावा हमारे देश में हेड एंड नेक के कैंसर्स, मतलब मुंह के कैंसर्स वगैरह भी काफी माने जाते हैं क्योंकि वो तंबाकू वगैरह इस चीज का बहुत ज्यादा व्यसन किया जाता है। अच्छा, जहां तक बात है कैंसर की, शुरुआती तौर पर पता कैसे चलता है कि कैंसर है? एक आम पेशेंट को कैसे पता चले कि वो कैंसर पेशेंट हो चुका है? इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है जागरूक होने की और सतर्क होने की। अगर वो बेदार है तो वो जान ले कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि जैसे नॉर्मल जो कैंसर की गांठें होती हैं, ज्यादातर केसेस में वो पेनलेस होती है, मतलब दर्द नहीं करती हैं शुरुआत की स्टेज में। और इसी कारण से बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जब वो बढ़ जाता है या उसमें दर्द होना शुरू होता है तभी वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो क्योंकि हर तरह का कैंसर एक डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है, बहुत कॉमनली एक ब्रेस्ट में गांठ से पहला लक्षण होता है। और उसी समय जब किसी भी लेडी को, किसी भी महिला को, औरत को अपनी ब्रेस्ट में अगर गांठ महसूस हो रही है तो उन्हें डॉक्टर के पास जरूर जाके दिखाना चाहिए या उसका टेस्ट कराना चाहिए। इसी तरीके से अगर गले में कहीं पे गांठें हो रही है या फिर कुछ और हमें कोई अनियमित चीज हो रही है, जैसे स्टूल में या हम कहते हैं लैट्रिन में खून का आना या पेशाब में खून का आना, किसी भी वजह से खांसी है, जैसे खांसी हम कहते हैं कि 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो टीबी होने का चांस है। पर टीबी होने के बावजूद भी अगर टीबी के टेस्ट सारे नॉर्मल आ रहे हैं और खांसी हमारी परसिस्ट कर रही है तो उसमें टीबी के अलावा कैंसर होने का भी चांस होता है। अच्छा, तो इस तरह से मतलब किसी भी चीज को जो अब नॉर्मल है उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के पास जरूर पहुंचना चाहिए। अच्छा, जैसे भी आपने जिक्र किया ब्रेस्ट कैंसर का, तो आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर किस उम्र की औरतों में ज्यादा होता है या हो सकता है, चांसेस किस में होते हैं?
वैसे तो कैंसर बड़ी उम्र का रोग माना जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे कैंसर का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर आज के क्योंकि इतना ज़्यादा परिवर्तन होता जा रहा है तो आजकल हम बहुत छोटी उम्र के लोगों में भी कैंसर पा रहे हैं। नॉर्मली जैसे हमने जब प्रैक्टिस शुरू करी थी आज से 10 साल 15 साल पहले, जो मेरे ज़्यादातर मरीज होते थे ब्रेस्ट कैंसर के वो तकरीबन 50 साल की औरतें होती थी, 50 साल से ऊपर होती थी। बहुत कम होता था कि हमें 40 के करीब की कोई औरत मिलती थी जिसे हम कहते थे यंग में हो गया। पर आज की डेट में कैंसर इतना ज़्यादा हो गया है कि एवरेज जो पेशेंट है हमारा वो तकरीबन 40 साल के करीब का, 40-45 की उम्र की औरतें मिलती हैं। और बहुत सी औरतें कम उम्र में भी, इवन 26 साल की, 27 साल की, 30 में वगैरह में भी, इस उम्र में भी ब्रेस्ट कैंसर आज की डेट में देखा जा रहा है। डॉक्टर साहब, क्या इसकी कुछ खास वजह है कि कितनी यंग एज में ये पाया जाने लगा? क्या एक कारण से हम नहीं बोल सकते, पर लेकिन ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हो सकता है कि जैसे जैसे हम लोग आधुनिक होते जा रहे हैं या फिर जो कहते हैं कि कैंसर लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है। हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे कैंसर बेसिकली कहा जाता है कि वेस्ट की है, मतलब अमेरिका वगैरह उन देशों की बीमारी मानी जाती है। जैसे जैसे हमारा नेशन भी, हमारी कंट्री भी डेवलपिंग से डेवलप्ड में परिवर्तित हो रही है तो हम उस देश की अच्छी बातों के अलावा हम वहाँ की बीमारियां भी अपना रहे हैं क्योंकि लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। समथिंग लाइक कि जैसे आज की डेट में पहले क्या होता था, लड़कियां जल्दी शादी हो जाती थी, सही टाइम पे उनका फैमिली लाइफ शुरू हो जाती थी। आज की डेट में करियर वगैरह होने की वजह से, पढ़ाई वगैरह की होने की वजह से बहुत सारी महिलाओं की शादी लेट होती है। जब तक शादी वगैरह लेट होती है तो इस वजह से नेचुरली बच्चा भी काफी लेट होता है। और ये सारे कारण हैं जो इम्पोर्टेंट कारण माने जाते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में। और कई बार ऐसा भी होता है कि आजकल की युवतियां बहुत सारे कारणों की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती या इतना नहीं करा पाती, तो लेट मैरिजेस या पहला बच्चा लेट होना या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होना, ये काफी हद तक ब्रेस्ट कैंसर के कारण माने जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट कारण है। और क्योंकि आज का लाइफस्टाइल ऐसा चेंज हो रहा है तो ये भी एक कारण है कि हमारा वेस्टर्न लाइफस्टाइल के साथ साथ इस तरह के रहन सहन, साथ में जो वेस्टर्न खाने, जो खाने वगैरह के पदार्थ जिस तरह के खाते हैं, इन सभी कारणों से कैंसर बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर मीनू वालिया, आपने बताया जैसे कि किसी के ब्रेस्ट में कोई गांठ लगे, दिखाई देने लगे या महसूस होने लगे तो फौरन चेकअप कराना चाहिए। तो क्या हिंदुस्तान जैसे तरक्की याफ्ता तो नहीं कहा जा सकता, तरक्की पजीर मुल्क में इसका इलाज मुमकिन है? क्यों नहीं। आज की डेट में हिंदुस्तान में अच्छे से अच्छा इलाज मुमकिन है। और इवन कैंसर का बिल्कुल ठीक होने के ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अगर सही टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, शुरुआत में पहुंच जाते हैं, तो कैंसर भी पूरी तरह से ठीक होने के काबिल है। कितने % चांस होते हैं? ये सिर्फ स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर स्टेज 1 का कैंसर है तो उसमें 95% से ज्यादा चांस होते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। पर हमारे देश का सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम लोग डॉक्टर के पास तभी पहुंचते हैं जब हमारी तकलीफ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। जी। वेस्ट में ये कंसेप्ट है और इवन आजकल जो नई जनरेशन आई है, जो पढ़ी लिखी जनरेशन, उनमें भी थोड़ा सा ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मतलब वो डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैं अपना चेकअप साल में एक बार करा लूं कि मैं सब कुछ ठीक ठाक हूं। तो जब हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या स्क्रीनिंग वगैरह ऐसे टेस्ट कराते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपको अगर कोई बीमारी है तो बिल्कुल उसको शुरुआत में आप पकड़ पाते हैं। अगर हम बहुत देर तक इंतजार करते हैं कि कोई जैसे खांसी भी हो रही है और वो चली जा रही है, कुछ महीनों से चली जा रही है, या कोई भी तकलीफ काफी देर से चली जा रही है, तो नेचुरली हम वो बीमारी को पनपने का टाइम दे रहे हैं। वो आस्ता आस्ता शरीर में बढ़ती रहती है। अगर हम जितनी लेट स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं उतना ही उसका ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, एक आम आदमी के लिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि एक आम आदमी को अगर ये पता चले उसे कैंसर है, तो अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि अब उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है। ऐसे में उसे एक तो किस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए और किन डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, नहीं वो डॉक्टर किस फील्ड के हों? हाँ। हर डॉक्टर तो कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। ये एक्चुअली जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो हम सबको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि कैंसर आज की डेट में डेथ सेंटेंस नहीं है। मतलब कैंसर हो गया तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब मौत निश्चित है। पहली बात तो कैंसर हो गया, बहुत सारे कैंसर इलाज हो सकता है और काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। और कैंसर में हर
डॉक्टर मतलब कि दो हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। पहले तो कैंसर किस टाइप का कैंसर है, दूसरा वो कौन सी स्टेज का कैंसर है। स्टेज जरूरी है। स्टेज ज़रूरी है। तो जिस डॉक्टर के पास वो जाएंगे सबसे पहले ये 2 हद के चेकअप किए जाते हैं और उसके ऊपर ही बाकी का कैंसर का इलाज निर्भर होता है। और अगर हम शुरुआत की स्टेज में पहुंच जाते हैं, जो होने के चांसेस भी हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, इवन स्टेज 3 तक कैंसर के ठीक होने की काफ़ी संभावना होती है। और अगर किसी को पता लगता है कि उसे कैंसर है तो उसे हमेशा कैंसर स्पेशलिस्ट, मतलब ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हर आदमी अपने फील्ड का माहिर होता है। और कैंसर जैसी बीमारी है जो अगर शुरू से हम ढंग से ना कराएं इलाज तो बाद में हम बहुत दुखी होते हैं। तो इन बीमारी में हमेशा हमें कैंसर स्पेशलिस्ट के पास ही पहुंचना चाहिए और ऐसे सेंटर में पहुंचना चाहिए जिसमें कैंसर को ट्रीट करने की सारी सुविधाएं हों। नॉर्मली कैंसर का इलाज 3 तरीकों से होता है। एक होती है रेडिएशन, दूसरा सर्जिकल, तीसरा मेडिकल। तो ऐसे सेंटर में होना चाहिए यहाँ पे इन तीनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो और कैंसर स्पेशलिस्ट हुए जो सालों से कैंसर का ही इलाज कर रहे हुए, ताकि जो इंसान काफी देर से कैंसर को देख रहा है उसको अच्छी तरह से उन केसेस के, उन मरीजों का तजुर्बा होता है और वो बेहतर से बेहतर इलाज ऐसे मरीजों की कर सकते हैं। अच्छा, जैसे भी आप जिक्र कर रहे थे कि लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, हम वेस्टर्न होते जा रहे हैं, तर्ज जिंदगी में हमारे यहाँ भी तब्दीली आई है, तो क्या जंक फूड के हवाले से भी कुछ इसके नुकसानात हैं? हाँ, जंक फूड को काफ़ी हद तक कैंसर का कारण माना जाता है। इवन ब्रेस्ट कैंसर या कोलोन कैंसर में भी जंक फूड का काफ़ी रोल माना जाता है कि ये जितने भी हम लोग जंक फूड खाते हैं या प्रिजर्व फूड खाते हैं या प्रिजर्वेटिव्स वाले खाते हैं तो इन सब को कैंसर का एक हद तक कारण माना गया है। अभी बहुत रिसेंट ही एक स्टडी आई है जो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में आई गई है कि जिसमें तकरीबन 60,000 महिलाओं पर ये करी गई थी स्टडी, जिसमें ये पाया गया है कि जो लेडीज़ ऐसी डाइट खाती हैं जो रिच इन फ्लेवोन्स है, यानी कि संतरे, सेब या ग्रीन टी, जो ऐसे महिलाएं इस डाइट को खाती हैं उनमें ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और होता भी है तो कैंसर मतलब ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होता है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस इस वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना हम फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, फ्रेश सैलड्स खाते हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह खाते हैं, उनमें कैंसर होने के चांसेस उतने कम माने जाते हैं। एक आम आदमी के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? एक आम आदमी के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम आज की डेट में कैंसर लाइलाज नहीं है। कैंसर के शब्द से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी को भी कैंसर होएगा तो एक थोड़ा सा धक्का तो लगता ही है, एक तरह से वो तो शॉक तो लगता ही है, पर उसमें सबसे बड़ी बात है कि संभलिए और सही जगह पे, सही स्थान पे, सही अस्पताल में, सही डॉक्टर के पास पहुंचिए और अपनी अच्छी तरह बैठकर डॉक्टर से पूरी जानकारी लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सही इलाज ना होए तो कैंसर ठीक नहीं होता। कैंसर भी ठीक होने की काफ़ी हद तक संभावना होती है। अभी भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारी बीमारियों को छुपाने की आदत है, शर्म की वजह से, या जो हमारी सोसाइटी है उसमें इस तरह के कस्टम्स हैं कि बता नहीं पाते और डॉक्टर को पूरी बात बतानी चाहिए। आप क्या महसूस करती हैं कि मरीज को कुछ छुपाना चाहिए या बिल्कुल जैसे कि कहते हैं कि डॉक्टर से तो कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं है? ये बहुत ज़रूरी है कि कहा जाता है जैसे डॉक्टर और वकील से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। डॉक्टर को अगर आप कुछ भी डॉक्टर से छुपा रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। डॉक्टर को सब कुछ बिल्कुल साफ साफ बताना चाहिए। अगर हमें कई बार ऐसे हमारे मरीज आते हैं, जैसे बहुत कॉमनली मैंने देखा है कि लंग कैंसर के मरीज हैं और हम जानते हैं कि लंग कैंसर, ये मुंह के कैंसर तंबाकू, स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट पीने की वजह से आते हैं। पहले इलाज करा रहे हैं पर इलाज के बावजूद भी हमें नहीं कई बार बताते कि उन्होंने अभी स्मोकिंग रोकी नहीं है। बाद में फिर घर वाले बताते हैं, जब कोई भी रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं आता, कि सब कुछ इलाज था, तो घर वाले बताते हैं कि मैडम देखो ये अभी भी हमसे छुप के कभी एक आध बीड़ी सिगरेट ले लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको तलब भी है और अगर आप उसे नहीं छोड़ पा रहे तो उसमें भी डॉक्टर के साथ खुल के बताना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग की भी डी एडिक्शन करने के लिए दवाइयाँ मौजूद हैं। हर चीज़ का एक
मतलब समाधान है, हर चीज का हल है, आंसर है, पर सिर्फ आप डॉक्टर को बताइए तो सही, अपनी परेशानी बताइए, तो आपके इलाज में डॉक्टर आपके साथ लग के उस परेशानी का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर के अलावा जैसे आप मुंह के कैंसर के बारे में बता रही हैं, तो क्या मुंह के कैंसर की जो वजूहात है वो सिर्फ तंबाकू ही है या कुछ और वजह से भी हो सकता है? नहीं, और भी वजहों से हो सकता है, पर तंबाकू, स्मोकिंग, ये सारे पान मसाले जिनमें तंबाकू वगैरह ऐसी चीजें होती हैं, ये सबसे ज्यादा मेजर कारण माना जाता है। इसके अलावा इवन शार्प टिथ कहते हैं कि अगर कोई आपका दांत है उसका एक कोना काफी तीखा हो रहा है तो वो भी कैंसर का कर सकता है, क्योंकि वो बार बार जबान पे लगेगा या गाल में लगेगा और वहां पे अल्सर करता रहेगा, तो क्रॉनिक इरिटेशन ऐसी चीजों की वजह से भी कैंसर हो सकता है। अच्छा, बहुत से लोगों को आमतौर पर कहते हैं कि स्टमक में अल्सर हो गया, तो क्या अल्सर कैंसर की स्टार्टिंग है? नहीं, अल्सर एक्चुअली स्टमक में अल्सर तो सिर्फ ये मतलब है कि जो स्टमक की जो है जिसे कहते हैं कवरिंग, उसमें गड़बड़ होगी या वो अल्सर के फॉर्म में परिवर्तित होगी। तो पर और कैंसर भी बहुत सारे जो हैं जो अल्सर जैसे दिखते हैं, या तो कैंसर ग्रोथ जैसा लगेगा या फिर उसकी लाइनिंग को डिस्टॉर्ट करके वो अल्सर जैसा लगेगा। तो सारे अल्सर कैंसर नहीं होते, बट कुछ अल्सर्स कैंसर भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली जब भी वो अल्सर होता है, जैसे ये जनरली जब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंडोस्कोपी करते हैं तो वो उसी समय अपना एक तो पहला इंप्रेशन देते हैं कि ये जो अल्सर है ये बिनाइन लग रहा है या कैंसर जैसा लग रहा है, और ज्यादातर केसेस में यही सुझाव होता है कि जो अल्सर होते हैं उसकी एक बायोप्सी जरूर कर लेनी चाहिए कि कहीं वो मैलिग्नेंट तो नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो बच्चों में होता है आमतौर पर कैंसर, वो किस किस्म का होता है और किन वजूहात से हो सकता है वो? देखो, यही है कि आजकल बच्चों में भी बहुत कॉमनली कैंसर पाया जा रहा है। बच्चों में जो कैंसर होते हैं वो ज्यादातर ब्लड कैंसर्स होते हैं। ब्लड कैंसर? हाँ, ज्यादातर कैंसर्स ब्लड कैंसर्स होते हैं या लिम्फोमास, ल्यूकीमियाज हम कहते हैं, जो बहुत कॉमनली बच्चों में पाए जाते हैं। एग्जैक्ट कारण तो बताया नहीं जा सकता, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हो सकता है, कुछ ऐसे जेनेटिक डिफेक्ट हैं जिनमें अगर बच्चों में ये सिंड्रोम है, कुछ हमारे जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिनमें उन बच्चों में ये कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जब ये बच्चे माँ की कोख में थे या उस समय कोई मदर का कोई रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ या उनको ऐसी हानिकारक एक्सपोजर हुआ या कुछ दवाइयों का ऐसा एक्सपोजर हुआ जिसमें बच्चों में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ये वर्ल्ड वार जो हिरोशिमा नागासाकी जापान में जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, एटॉमिक बॉम्ब हुए थे, वहाँ पे माना जाता है कि वहाँ पे काफ़ी सालों तक जनरेशन में छोटे बच्चों में कैंसर की कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में कैंसर पाए गए हैं। तो ये एक मेजर कारण पाया जाता है। बच्चों में कैंसर होते हैं, पर लेकिन सब एक मैं बात ये भी कहूँगी कि कुछ इसमें एक ऐसा पार्ट भी है कि जनरली हमने पाया है कि जो बच्चों के कैंसर हैं वो उनमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आते हैं और वो काफ़ी हद तक ठीक होने वाले होते हैं। एक यही कारण है कि जिसकी वजह से शायद ये माना जाता है कि हम कैंसर में जितने अपना मन को पक्का रखते हैं या फिर जितने लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं उनमें हमें उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि बच्चों में हम ये सोचते हैं कि क्योंकि शायद इनको कुछ मालूम ही नहीं होता और ये फिक्र ही नहीं करते इन स्पाइट ऑफ कि उनको कैंसर है, यही कारण है कि इन बच्चों में हम जनरली कैंसर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं बच्चे। अच्छा, जहाँ तक बच्चों की बात है, ब्लड कैंसर जैसे आप बता रहे हैं कि आम है, तो क्या हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ट्रीटमेंट है इसका? हाँ, हिंदुस्तान में आज की डेट में कैंसर के तकरीबन सारे ट्रीटमेंट यहाँ पे संभव है, अच्छे से अच्छा इलाज है। और काफ़ी बाहर से देशों में भी, जैसे मैं मैक्स हॉस्पिटल में, हम काफ़ी बार हमारे पास बाहर के काफ़ी देशों से लोग इधर इलाज के लिए आते हैं, कैंसर के इलाज। हाँ, यहाँ पे ये नेचुरली मरीजों को यूरोप या अमेरिका के मुकाबले में काफ़ी सस्ता पड़ता है, उससे तकरीबन 1/10 कॉस्ट पे इनका इलाज इधर हो जाता है। और उसके अलावा जो इलाज वहाँ पे संभव है वही इलाज यहाँ पे पॉसिबल है। अच्छा, खवातीन के हवाले से अगर बात की जाए, यानी औरतों के हवाले से, तो बच्चादानी का कैंसर भी आमतौर पर सुनने को मिलता है, उसकी क्या वजूहात होती, मतलब क्या कॉज रहेंगी, किस तरह से उनसे बचा जा सकता है? बच्चेदानी का कैंसर या अंडकोश का कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये काफ़ी कॉमन होते हैं फीमेल्स में। नॉर्मली ये कहा जाता है कि एक जीन्स होते हैं ब्रेस्ट, जिनमें एक कॉमन जीन माना जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रेका जीन। हाँ, जो ब्रेस्ट को भी और ओवेरियन कैंसर को एक कॉमन जीन है जो इसको ट्रांसमिट करता है। तो एक जेनेटिक माना जाता है डिफेक्ट, जिसकी वजह से ये कैंसर फैमिलीज में होने के काफ़ी ज़्यादा कारण होते हैं। एक दूसरा ये भी है कि अगर आपकी मदर को
ब्रेस्ट रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि बिटिया में या आगे जनरेशन्स में ब्रेस्ट ही होएगा, उसमें ओवेरियन भी हो सकता है, एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है, होने के चांस होते हैं। तो इस वजह से जो भी इनके लक्षण हैं उनके बारे में हम जनरली ज्ञान देते हैं और फैमिलीज को समझाते हैं कि आगे उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर का एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन होता है पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। मतलब एक बार जब माहवारी बंद हो जाती है, अगर किसी भी महिला को 6 महीने के बाद या साल में के बाद कोई फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो वो बहुत सिग्निफिकेंट मानी जाती है। तो मतलब उसको ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये साइन होता है कैंसर का, बच्चेदानी के कैंसर का। अच्छा, तो इसका इलाज भी मुमकिन है? हाँ जरूर। तो क्या सर्जरी ही है या दवाओं के जरिए? बच्चेदानी का कैंसर ज़्यादातर केसेस में सर्जरी से बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में अगर वो थोड़ा लेट आता है और अंदर ज़्यादा फैल जाता है तो सर्जरी के बाद उस केसेस में रेडिएशन या सिकाई भी दी जाती है, जिसे केमोथेरेपी जिसे कहते हैं। नहीं, रेडिएशन इज रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी कैंसर की दवाइयाँ होती हैं जो ग्लूकोज के रास्ते से अंदर चढ़ाई जाती है, जैसे इंजेक्शंस लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत माहिर कैंसर की हैसियत से आपने बहुत अच्छी मालूमात दी। उम्मीद है कि हमारे सामीन भी इस मालूमात से फ़ायदा उठाएंगे। और मतलब ये कि घबराने की कोई बात नहीं, कैंसर आज लाइलाज नहीं है, सिर्फ हिम्मत और हौसले की बात है। जिंदगी जीने का अगर हौसला है तो कैंसर से भी लड़ा जा सकता है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। औरतों में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर, वजह और इलाज, इस मौजू के तहत डॉक्टर मीनू वालिया जो एक्सपर्ट हैं इस बीमारी की, इनसे बातचीत अभी आपने सुनी। और बातें बहुत ही ज़्यादा मालूमाती थी, और चूंकि एक करंट इशू है ये भी एक तरह से बहुत तेज़ी के साथ, जहां दूसरी और बीमारियां हैं, बहुत सी बीमारियां हैं ऐसी कि भाई हैं ख़तरनाक लेकिन उनके इलाज हैं, लेकिन चूंकि इसका इलाज भी अभी तक उस हद तक नहीं है कि हम बेफिक्र हो जाएं, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। और यकीनन अब आपको इंतज़ार होगा आपके खतूत का, लेकिन खतूत तो नदारद हैं भाई। देखिए, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, छान पटक की, और जितने खतूत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के मौसूल होते हैं उन्हें भी खंगाला गया। बज़्म ख़वातीन नाम का कोई ख़त हमें नज़र नहीं आया, ईमेल्स भी नदारद थे आपके, इत्तेफाक देखिए। तो आज फिर हम खाली हाथ हैं, लेकिन हम बिल्कुल नाराज़ नहीं हैं। हालांकि इस मामले पर नाराज़ होने का हमारा भी तो बनता है ना हक़, क्योंकि जब ख़त मिलते हैं और शामिल नहीं हो पाते या देर से शामिल होते हैं तो आप लोग भी नाराज़ होते हैं, तो हमारा हक बनता है। लेकिन हम इस हक को साइड में रख रहे हैं, हम नाराज़ नहीं हैं। हमने ये सोच लिया है कि हो सकता है कि भाई मसरूफियात ज़्यादा हों, सर्दी भी बहुत शदीद है, तो हो सकता है कि दिल ना चाहा हो आपका ख़त लिखने का। कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह इसी जज्बे के साथ आइंदा प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, ये सोचकर कि अब आपके खतूत हमें मौसूल हो गए होंगे। बस चलते चलते आपसे गुजारिश करेंगे कि अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप घर के तमाम अफराद का ख्याल रखती हैं। इन तमाम लोगों की सेहत और इन तमाम लोगों की जो जिंदगी है वो दरअसल आपके गिर्द घूमती है, आपकी ही वजह से, आपकी ही मरहून मिन्नत है। तो जो महवर है घर का, उसको भी दुरुस्त रहना चाहिए। और अब प्रोग्राम के आखिर में आप सभी लोगों को उर्दू सर्विस के तमाम अराकीन की जानिब से नए साल की मुबारकबाद देती चलूं, क्योंकि एक नया जोश, एक नया वलवला अगले साल के लिए 2015 के लिए शुरू हो चुका है। काफ़ी रौनक है बाज़ारों में और काफ़ी बहुत एक्साइटेड भी हैं लोग। देखते हैं, बस दुआ यही हम कर रहे हैं कि आने वाला साल हम सब के लिए नेक साबित हो, अमन सुकून का और खुशियों का, तरक्की का साल हो। आमीन। अब फिलहाल दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।